नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास से हमने आपको बताया था कि आपकी राज व्यवस्था या पॉलिटी का प्रारंभ कर रहे हैं। एक नया जनरल स्टडी का टॉपिक आपका चालू किया गया है। एक लेक्चर इसका हो चुका है। पिछली क्लास में हमने एक्ट या अधिनियमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध के बाद किस प्रकार से कंपनी ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ किया और कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्ट पारित किए। यह भी बताया था कि संविधान का बहुत बड़ा भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो आज हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की, कि संविधान का निर्माण हुआ कैसे। 1946 में जुलाई में लगभग कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट मिशन भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब आप कहेंगे कि संविधान सभा क्या होती है? तो संविधान सभा होती है कि चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उस सभा को कहा जाता है संविधान सभा। ठीक है, लिखना चाहे लिख लीजिए कि जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे संविधान सभा कहा जाता है। अब संविधान सभा का निर्माण किसके अनुशंसा पर हुआ, ये भी लिख दीजिए कि भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। अब चर्चा करते हैं कि इस स्कीम की महत्वपूर्ण बातें क्या थी। इस स्कीम में जो महत्वपूर्ण था वो था कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाएं, कल आपको एक्ट के माध्यम से बताई थी कि प्रांतों में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई थी। तो जो प्रांतों में विधानसभा है उनके जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, मतलब जो आपके चुने हुए सदस्य हैं वह अन्य सदस्यों को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग तो भाग लेते नहीं है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। तो इसी प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया गया था। लिखते चलिएगा, साथ में प्रिंटेड भी आपको मिलेगा। और जो लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं कुछ जानना चाहें तो। तो पहला प्रावधान क्या था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रांतों में अब कितनी सीट किस एरिया में किस प्रांत में दी जाए। तो प्रांतों से स्थानों की संख्या का निर्धारण कैसे हुआ? स्थानों की संख्या का निर्धारण इस प्रकार हुआ कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया। जितना भी हम बोल रहे हैं एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ चुके हैं और फिर से आएंगे, ठीक है ना। तो क्या था? प्रांतों से स्थानों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था। ठीक है, अब आगे चलिए इसमें कि संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी थी। तो संविधान निर्माण निकाय की जो सदस्य संख्या थी वो निर्धारित की गई 389। कितनी? 389, 389। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा 389 को। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से चुने जाने थे। कितने? इन 389 में से 292 प्रतिनिधि कहाँ से चुने जाते थे? प्रांतीय विधानसभाओं से। लिख लीजिए, इसमें 292 प्रतिनिधि अंडरलाइन
ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से चुने जाने थे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से चुने जाने थे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से चुने जाते थे। इनके चारों के नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ एक ही है, ये कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर डैश मारवाड़, कौमा कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा 93 अंडरलाइन कीजिएगा, तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से चुने जाने थे। तो इस प्रकार से यह प्रतिनिधि इसमें चुने जाने का प्रस्ताव था। महत्वपूर्ण एक और बात कि प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। जो प्रत्येक प्रांत थे उसमें जो स्थानों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, 3 प्रमुख समुदाय थे उसमें ध्यान रखे गए थे। कौन से थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और साधारण। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्या हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं ने प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया। ये क्या होती है ये आपको बताएंगे और स्पष्ट राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत में अलग अलग प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज सॉल्व की है तो वहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देखिए। तो ऐसे समझिए प्रांतीय विधानसभाओं ने सदस्यों का निर्वाचन किया, ठीक है। देशी रियासतों की प्रतिनिधियों को कैसे चुना गया? देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे उनके चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। वो आपसी परामर्श से तय कर लेंगे कैसे चुनेंगे, ठीक। तो फिर जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 + 4, बाकी तो 93 देशी रियासतें हो गई ना, तो कितनी? 292 + 4, 296। 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए जिनमें विभिन्न दलों के उम्मीदवार निर्वाचित हुए। चुनाव कितने स्थानों पर हो रहा है याद रखिएगा भगवान, 296। ये क्वेश्चन बन चुका है, फिर बनेगा। कितना? 296, ठीक है। चलिए अब क्या होता है आगे? अब आपको जो याद रखना है महत्वपूर्ण वो 2 चीज है कि जब चुनाव हुए तो उम्मीदवारों के प्रत्येक उसके दल के उम्मीदवार भी आए होंगे, कितने लोगों ने चुनाव जीता। तो यहाँ आपको बेसिकली 2 चीजें याद रखनी है। एक तो कांग्रेस के जो सदस्य निर्वाचित हुए उसमें उनकी संख्या लिखिए। कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बराबर 208, 208। और मुस्लिम लीग के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी? 73। ये दोनों ही महत्वपूर्ण दल थे, ठीक है ना, इसलिए इनके विषय में आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर वो आपसे कुछ पूछता है कोई, अगर वो बाकी आपसे कहीं पूछता है जैसे कि इसमें यूनियनिस्ट मुस्लिम थे, यूनियनिस्ट अनुसूचित जनजाति थी, जातियां थी, कृषक प्रजाति, तो याद रखिएगा इन सबके एक एक मेंबर चुन के आए थे। कितने? एक एक मेंबर। अगर वो आपसे पूछता है कि स्वतंत्र उम्मीदवार कितने थे, निर्दलीय, तो इसका आंकड़ा आप लिख सकते हैं कि निर्दलीय या स्वतंत्र उम्मीदवार थे 8। तो आपको याद रहेगा ये 3 डाटा आपको दिए हैं बेसिकली, मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के और स्वतंत्र उम्मीदवार के। बाकी अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आपका आंसर 1 होगा, एक एक उम्मीदवार, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 3 जून 1947 को जैसा कि आपको बताएंगे माउंटबेटन योजना आई थी इस दिन। तो इस योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक अलग विधानसभा बनी।
अलग संविधान सभा बनी। तो इस संविधान सभा के इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले में, जो सिलहट था असम का, याद रखिएगा, यह जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में शामिल हुए थे जो क्षेत्र। तो इनके सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे आगे जाकर, जब अपनी संविधान सभा बन गई, क्योंकि इनके लिए अलग संविधान बनाने की व्यवस्था की गई थी। तो इनके सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब में दोबारा निर्वाचन हुए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इसमें। अब इसमें 3 चीजें आपको याद बताएंगे अभी आगे। 3 चीजें आपको याद रखनी है बेसिक, वो आपको यही समझा देते हैं पहले थोड़ा। एक तो संविधान सभा हो गई, उसकी समितियों के नाम और अध्यक्ष। दूसरा, जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने भारतीयों को कार्य प्रणाली सिखाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई। तो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, ये 3 अलग अलग विषय वस्तु हैं जिनमें अलग अलग समितियों के अध्यक्ष, अलग अलग विभागों के अध्यक्ष, ये आपको हम लिखवाएंगे और ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो आप कंफ्यूज कर जाए। वो आपसे पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री और आप लगा रहे हैं अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री, तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो ये तीनों एक तरह से चार्ट फॉर्म में हम आपको ये अलग अलग देंगे जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? तो सबसे पहले यहां तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आगे बात करेंगे। यहां तक कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं है। संविधान का अधिनियमन। अब संविधान जब बना तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, वो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट करा देते हैं। ठीक है? विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को लिख लीजिए। जब विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब इसके कुल सदस्यों की संख्या 299, 299। पाकिस्तान वाले अलग हट गए वहां से, ठीक है ना। तो कितनी थी कुल सदस्य संख्या? थी 299। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। इन सदस्यों में से 70 प्रतिनिधि, इन सदस्यों में से 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। किसमें थे? देशी रियासतों में से थे। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। इसमें से 284 सदस्य, कितने? 284 सदस्य 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। कितने लोग थे? 284। याद रहेंगे। आपसे पूछता है कि पारित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 284। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए कि संविधान सभा का सॉरी, मौसम ऐसा ही चल रहा है, प्रभु क्या करें, पढ़ाना भी है, एग्जाम है आप लोगों के। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 प्रातः 11 बजे, दिन सोमवार। दिन सोमवार। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट, सच्चिदानंद सिन्हा को
सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जब बैठे हो तो किसी को अध्यक्ष तो बनाना पड़ेगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 3 दिन बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। याद रखिएगा, अगर वो आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछता है क्वेश्चन में तो सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफी कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा, या एक ही पॉइंट देखिए, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हाँ जी, ये तिथियां भी याद रखनी होंगी, तभी तो बता रहे हैं मैं ऊपर। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत करने के पश्चात संविधान की रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई। तो लिख लीजिए, संविधान सभा की विभिन्न समितियां जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताई जाएंगी, सभी नहीं बताएंगे, बेफिक्र रहें। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो समिति आपको लिखनी है, सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति। मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं इसमें से आधे से ज्यादा को इसके अध्यक्ष पता होंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है इस टॉपिक से ये। पहली समिति प्रारूप समिति, अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगली महत्वपूर्ण समिति संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगली महत्वपूर्ण समिति प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, नियम समिति। नियम समिति, नियम समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली है संचालन समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर। वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली है सलाहकार समिति। सलाहकार समिति, इस सलाहकार समिति में याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इस समिति में 4 उप समितियां भी थी। 4 क्या थी? उप समितियां भी थी, ये भी आप नोट कर लीजिए। पहली उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। दूसरी थी उप समिति अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। तीसरी जो उप समिति थी उसका नाम था पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र। पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम आदि की उप समिति। पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम आदि की उप समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोलई। गोपीनाथ बरदोलई, ठीक है। और जो चौथी उप समिति थी वो थी अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र। अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख देना असम के क्षेत्रों को छोड़कर। असम के क्षेत्रों को छोड़कर। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जे.जे. निकोल्स रॉय। जे.जे. निकोल्स। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 4 उप समितियां हैं ये बड़े एग्जामों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि रेयर क्वेश्चन पूछने की अब आदत सी बनती जा रही है बड़े एग्जाम्स में, ठीक है। 4 उप समितियों के लिख लिया आपने। अगला लिखिएगा संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली है परिचय पत्र समिति। परिचय पत्र समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट आवास समिति। आवास समिति, अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज के लिए
तदर्थ समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य निर्धारण समिति, कार्य निर्धारण समिति के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। नेक्स्ट, राज्य समिति, राज्य समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट एंड लास्ट, उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, अध्यक्ष एस वरदाचारी। एस वरदाचारी। तो ये क्या है? ये संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनी थी उनके विषय में ये आपको नाम बताए गए हैं कि किस समिति की अध्यक्षता किसने की थी। महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, नाम याद आपको रखने हैं। जो लोग ज्यादा बड़े एग्जाम्स नहीं देना चाहते, वो सोचेंगे सर इतना कैसे याद रहेगा, वो शुरू की 6 समितियां याद कर ले अच्छे से, जो हमने दिखाई हैं। इसमें शुरू की 6 समितियां अच्छे से याद करना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेन चीज आपको याद रखनी है, बता चुके हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त 1947 से लगभग 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री के रूप में भी काम किया। तो प्रारूप समिति के भी कुछ क्या थे, और सदस्य भी थे, लगभग 7 सदस्य और थे, जिनके नाम जो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी, बी एल मित्र, डीपी खेतान। तो इनकी अभी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में जनरल स्टडी में नहीं जाता पेपर। ठीक है। संविधान सभा के पहले सलाहकार आपको लिखाए गए हैं बी एन राव, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने, याद रखिएगा, संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। लिखना चाहे लिख लीजिए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूचियां थी। ठीक है। इसलिए भी ये वही चल रहे हैं, ये मत समझिए कहीं और आ गए हैं यार, वही चल रहे हैं जो संविधान की प्रोसीडिंग थी, वही आप चल रहे हैं। ठीक है ना। समितियां बन गई, पहला प्रारूप तैयार किया गया बी एन राव के द्वारा, 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गया। भारत का यह जो प्रारूप था, यह संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। लिखना नहीं है, केवल बता रहे हैं, सुन लीजिए। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने पेश किया गया। इसमें काफी संख्या में संशोधन हुए, जिसके पश्चात पुनः 26 अक्टूबर को यह संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वाचन आपने सुना हो, 3 वाचन होते हैं, आगे आपको बताएंगे भी। तो प्रथम वाचन इसका जो विधेयक का हुआ वो 4 नवंबर 1948 को। द्वितीय वाचन संविधान के प्रारूपों के उपबंधों पर खंडवार अलग अलग विचार किया गया। ये वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ।
प्रस्तावना को याद रखिएगा सबसे बाद में स्वीकार किया गया था। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को, ये लिख लीजिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? पारित। कब? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन आ चुका है और लोगों ने इसका आंसर 26 जनवरी 1950 लगाया। तो याद रखिएगा, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पारित कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। तत्काल प्रभाव से इसी दिन नागरिकता, अंतरिम संसद निर्वाचन तथा अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिए गए थे। तो बेसिक आपको क्या याद रखना है? 26 नवंबर 1949 कुछ प्रस्तावों को इस दिन संविधान को पारित कर लागू कर दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण चीज, संविधान के शेष उपबंध कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950। और इसी तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया है। किस तारीख को? 26 जनवरी 1950 को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया है। क्लियर? यहां तक कुछ पूछना है तो बता दीजिए अभी, या जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो दोबारा एक बार सुने इसे। आप लोग जो बैठे हैं आप भी घर जाकर एक बार सुने। कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता तो आप बताइए, क्योंकि ये क्या है? आपका बेस फाउंडेशन है, आपका बेस है। अगर ये चीजें आप नहीं पढ़ पाएंगे तो विश्वास मानिए, कोई भी पुस्तक, न्यूज़पेपर का आर्टिकल बिना पॉलिटी को पढ़े आपकी समझ में आने वाला नहीं है। और ये आप जानते हैं कि बड़े एग्जाम्स स्पेशली जो है, जिनमें इंटरव्यू वगैरह आपको फेस करने हैं, उसमें आपका बेस बहुत जरूरी है, चीजों की समझ बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ 2-3 चीजें और छोटी छोटी नोट कीजिए कि संविधान के निर्माण में लगने वाला समय, संविधान के निर्माण में लगने वाला कुल समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन चर्चा हुई। कितनी? 114। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन चर्चा हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रभु। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ठीक है। अब आप नोट कीजिए अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल आपको बताया था, कैबिनेट मिशन के बनने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किसे दिया गया, ये आपको याद रखना है। हम चाहते नहीं है कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज क्लास में डिस्कस किए बिना रहे, ठीक है। तो पहला विभाग इसमें आप लिखिए, मंत्रिमंडल के प्रमुख, विदेश तथा राष्ट्रमंडल मंत्रिमंडल के प्रमुख, विदेश तथा राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, ये किसके अधीन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
दूसरा इंपॉर्टेंट, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यह अधीन था सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अगला, उद्योग तथा आपूर्ति। उद्योग तथा आपूर्ति, यह अधीन था डॉक्टर जॉन मथाई। जॉन मथाई, नाम सुना है नहीं कभी? जॉन मथाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, खान तथा बंदरगाह। खान तथा बंदरगाह, यह अधीन था C.H. भाभा। C.H. भाभा। नेक्स्ट, शिक्षा, C. राजागोपालाचारी। नेक्स्ट, शिक्षा, C. राजागोपालाचारी। नेक्स्ट, रक्षा, बलदेव सिंह। नेक्स्ट, रक्षा, बलदेव सिंह। खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्रम, श्रम, श्रम मंत्रालय, जगजीवन राम। लियाकत अली, सॉरी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, लियाकत अली। रेलवे, आसफ अली। रेलवे, आसफ अली। विधि, विधि, जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल। एंड नेक्स्ट, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, गजांतर अली खान। गजांतर अली या गजांतर अली खान, ठीक है। तो ये क्या है? ये है अंतरिम मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मिशन के बाद बनी मंत्रिमंडल, उसके विषय में यह है। अगली आपको जो लिखनी है वो क्या लिखनी है? स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। हेडिंग बना लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। याद रखिएगा, कुछ चीजें चाहिए, लिख भी लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? उनका नाम आपको पता होना चाहिए, माउंटबेटन। लेकिन अगर कहीं आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा वो है C.R. राजागोपालाचारी। लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, C.R. राजागोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, विदेश, राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध। प्रधानमंत्री, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल मामले एवं वैज्ञानिक शोध के मामले, ये किसके अधीन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण तथा राज्य। गृह सूचना एवं प्रसारण तथा राज्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे लिख दीजिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्वास्थ्य, राजकुमारी अमृता कौर।
स्वास्थ्य राजकुमारी अमृता कौर। विधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वित्त R.K. चेट्टी। लिख पाएंगे? R.K. चेट्टी वित्त। नेक्स्ट है उद्योग एवं आपूर्ति। उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट रेलवे एवं परिवहन। रेलवे एवं परिवहन जॉन मथाई। लिख चुके हैं। नेक्स्ट रक्षा बलदेव सिंह। रक्षा बलदेव सिंह। संचार रफी अहमद किदवई। संचार रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। नेक्स्ट वाणिज्य। वाणिज्य C.H. भाभा। C.H. भाभा। श्रम जगजीवन राम। ठीक है, याद रखिएगा कुछ लोगों के मंत्रालय भी बदले गए हैं यहां। ठीक है, 3 क्वेश्चन बना लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। डेट डाल दीजिए 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। तो आज के लिए आपको काफी सारा मैटर दिया गया है और ये सारी चीजें आपको विधिवत रूप से याद करनी है, तैयार रखनी है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पोर्शन है, इसलिए इसे डिटेल में दिया गया है। चलिए, आज आपका जुड़ने के लिए हम सबसे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर टुडे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।